हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, यह आज का जो हमारा पार्ट हिस्ट्री का पार्ट 5 है। और पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, और यहाँ पर जो स्थल प्राप्त हुए थे उन स्थलों में कौन कौन से अवशेष मिले थे, उन अवशेष के बारे में भी हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 4 या 2, 3, 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को इजीली देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और यह वीडियो यूपी ट्रिपल सीपेट के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को आप सब लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम जानते हैं इस वीडियो में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि और पशुपालन के बारे में। तो यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन कैसे करते थे। तो आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। अगर आज की कंपेयर की जाए तो सिंधु जो प्रदेश था वो पूर्व में बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, इसके पहले बहुत ज़्यादा उपजाऊ था आज की कंपेयर में। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आने वाली बाढ़ थी। क्या थी? सिंधु में जो अधिक उर्वरकता का जो मेन कारण था वो ये था कि हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंट की दीवार इंगित थी। यहाँ पर गांव की रक्षा के लिए जब बाढ़ आती थी तो गांव की रक्षा के लिए यहाँ पर एक दीवार भी इंगित की गई थी। बाढ़ हर साल, क्या है, बाढ़ जो है वो हर साल आती थी। बाढ़ जो है हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे। क्या होता था, जब बाढ़ उतर जाती थी तो यहाँ के लोग जो है नवंबर महीने में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। क्या होता था, बाढ़ जब उतर जाती थी तो यहाँ के लोग बीज बो देते थे और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में वो गेहूं और जौ की फसल को काट लिया करते थे। और जो फसल होती थी वो फसल की बुआई जो है गेहूं और जौ की करते थे यहाँ के। उसके बाद आगे है यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, मतलब फावड़ा और फाल के यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता जो कूट हल रेखा मिले हैं, मतलब हल रेखा जिसे जुताई की जाती थी उसके साक्ष्य जो है कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। उनसे यह आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। कालीबंगा कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर उस टाइम पे हल से ही खेत की जुताई की जाती थी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि की फसल को, अनाज को पैदा करते थे। वे दो किस्मों के गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। बनावली में मिला जौ जो है वो काफ़ी उन्नत यानी काफ़ी अच्छी किस्म का था। इसके अलावा वे तिल और सरसों के भी इसके अलावा जो है वो तिल और सरसों को भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं से पैदा की गई। कपास की खेती जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले कपास की खेती की गई थी। इसी के नाम पर यूनान के लोगों ने इसे सिंडन कहने लगे। क्या कहने लगे? सिंडन कहने लगे। हड़प्पा यूं तो एक कृषि प्रधान संस्कृति है। कैसी है? हड़प्पा यूं तो एक कृषि प्रधान संस्कृति है, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? यहाँ पर खेती के अतिरिक्त यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे।
जैसे पशुपालन में कौन कौन से पशु को पालते थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर को पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था। हड़प्पा के लोगों को हाथी और गैंडे के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, जानकारी थी। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। हड़प्पा के लोगों का व्यापार कैसा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, मृण मुद्रा, एक रूप में लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के, जिसे रथ कहते हैं, जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। रथ जैसा क्या करते थे, वाहन को वो लोग प्रयोग करते थे। आगे बात करते हैं, आगे है ये अफगानिस्तान और ईरान। ये लोग जो व्यापार है वो किन किन देशों से करते थे, जैसे अफगानिस्तान और ईरान, जिसे फारस कहते हैं, से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया। उन्होंने कहाँ पर, अफगानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। क्या होती थी, जब उन्होंने अपना वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया तो उससे उन्हें क्या होता था, व्यापार में सहूलियत मिलती थी। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली। क्या मिली, बहुत सारी हड़प्पाई सील जो है वो कहाँ मिली, मेसोपोटामिया में मिली, जिनसे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। जब उन्हें जो हड़प्पाई सील मिली तो इससे उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि उनका जो संबंध था वो मेसोपोटामिया से भी था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे दलमुन और माकन। तो दलमुन और माकन एक प्रकार की सभ्यता थी। दलमुन की पहचान शायद फारस की खाड़ी में बहरीन की जा सकती थी। ये एक प्रकार की क्या थी, सभ्यता थी। दलमुन और माकन एक प्रकार की क्या थी, सभ्यताएं थी, जो कि फारस की खाड़ी से बहरीन की जा सकती थी। आगे है उद्योग धंधे के बारे में बात करें। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग धंधे के बारे में बात करें तो उद्योग धंधे, यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। यहाँ पर एक धंधा नहीं, काफ़ी ज़्यादा धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग काफ़ी कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में होता था, उसका विदेशों में भी निर्यात होता था। जैसे उन्नत अवस्था में था, उसका विदेशों में भी निर्यात होता। जैसे जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में होता था। मनके और ताबीज़ बनाने का कार्य भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। तभी तक यहाँ लोहे की कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। लोहे की कोई वस्तु जो है वो अभी तक नहीं मिली थी। किसमें, हड़प्पा काल में लोहे की कोई भी वस्तु के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। उसके बाद अंततः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। क्या हुआ, जब यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिले तो इससे यह स्पष्ट हो गया था कि जो हड़प्पा वासी थे उन्हें लोहे का कोई ज्ञान ना था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं कला और विकास के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कला और विकास पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो मूर्तिकला और प्रतिमाएं, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु की सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। किसकी, धातु की जो है वो सुंदर प्रतिमाएं बनाते थे। इसका सबसे सुंदर नमूना कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति है। क्या है, जो इसका सबसे ज़्यादा सुंदर नमूना है वो कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति है। खुदाई में शैलखड़ी की बनी एक दाढ़ी वाले पुरुष की एक अंधी प्रतिमा प्राप्त हुई है। कैसी प्रतिमा, अंधी प्रतिमा प्राप्त हुई थी। उसके बाद है उसके बाएं कंधे से दाएं हाथ के नीचे तक के अलंकृत दुसाला। क्या है, उसके नीचे अलंकृत दुसाला और माथे पर सरबंद पत्थर की बनी हुई दो पुरुषों की प्रतिमाएं हड़प्पा की लघु मूर्तिकला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, मूर्तिकला का उदाहरण है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चित्रकला। तो चित्रकला की बात करें तो यहाँ के लोगों की चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चित्रकला उनके बर्तनों पर मोहरों
उनके बर्तनों पर मोहरों पर चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोगों का चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। क्या होता था वहाँ पर, यह स्पष्ट हो गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा प्रवीण थे, निपुण थे। मोहरों पर सांडों और भैंसों की सर्वाधिक कला पूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। किस पर? सांडों और भैंसों पर सर्वाधिक कलाकारी की गई है, अच्छे ढंग से कलाकारी की गई है। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर जो चित्रकारी हुई थी उसमें जानवर और पेड़ों के भी चित्र बनाए गए थे। आगे नेक्स्ट है मुद्रा कला। अब मुद्रा कला की बात करें, मुद्रा का यानी कि धन। अगर मुद्राओं की बात करें तो मुद्राओं पर भी यहाँ पर हड़प्पा की खुदाई के विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृति की हैं, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं तथा दूसरी ओर लेख लिखे हैं। हाथी दांत व मिट्टी के लगभग 3600 मोहरें प्राप्त हुई हैं। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए ये मुद्राएं की आकृति कैसी होती थी, तो वर्गाकार होती थी। कैसी होती थी? जो हड़प्पा के लोगों को जो मुद्रा मिलती थी उनका जो आकृति होती थी वो वर्गाकार होती थी। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है धातु कला। अब धातु कला का क्या प्रभाव पड़ा, तो धातु कला के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता की कलाओं में धातु कला, जिसमें विशेष स्वर्ण कला का उल्लेख मिलता है। यहाँ के सोनारों द्वारा गलाई, ढलाई, नक्काशी, जोड़ने आदि का कार्य किया जाता था। सिंधु काल की कलाकृतियाँ इतनी विलक्षण और मनोहर थी कि ऐसा कारीगर पर आज का सुनार भी गर्व कर सकता है। मतलब उस टाइम इतनी अच्छी कारीगरी होती थी कि आज के व्यक्ति उस कारीगरी को, उस काम करने वाले व्यक्तियों की सराहना करते थे आज के अगर कंपेयर की जाए तो। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है पात्र निर्माण कला। तो पात्र निर्माण कला पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या प्रभाव पड़ा। सिंधु खुदाई में अनेक ताम्र एवं मिट्टी के पात्र मिले जो बहुत सुंदर एवं उच्च कोटि के हैं। यहाँ वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार में मिले हैं। यहाँ पानी भरने के एवं अनाज रखने के काम आते थे। क्या होता था, यहाँ जो वो आयताकार, गोलाकार मिले थे उच्च कोटि के पात्र जो मिले थे उनमें क्या किया जाता था, अनाज भरने, पानी भरने के वो काम आते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपत्र निर्माण कला। तो ताम्रपत्र निर्माण कला, यहाँ खुदाई में अनेक तांबे के पात्र मिले हैं। ये वर्गाकार, आयताकार में हैं जिनमें चित्रकारी होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्र निर्माण। तो वस्त्र निर्माण की बात की जाए तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई तो तकलियाँ प्राप्त हुई जिनसे सूत काटने के काम में भी यहाँ के निवासी निपुण थे। यहाँ के निवासी जो है सूत कार्य में भी काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। नेक्स्ट पॉइंट है नृत्य तथा संगीत कला। नृत्य तथा संगीत की बात की जाए तो इस बात के प्रमाण भी हैं कि सिंधुघासी नृत्य तथा संगीत से परिचित थे। पहले कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति का उल्लेख कर आए हैं। इससे स्पष्ट है कि सिंध प्रदेश में नृत्य कला का प्रचार था। इस मूर्ति की भाव भंगिमा वैसी ही हृदयग्राही है जैसे कि नृत्य तथा संगीत कला। अब बात करें नृत्य और संगीत कला की, तो नृत्य और संगीत कला पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात के प्रमाण है कि नृत्य सिंधु ये हमने बात कर ली। आगे हम बात करते हैं जैसे कि ऐतिहासिक युग की मूर्तियों में देखने को मिलती हैं। बर्तनों पर कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो ढोल और तबले से मिलते जुलते हैं। अनुमान है कि सिंधुवासी वाद्य यंत्र भी बनाना जानते थे। सिंधुवासी ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं लिपि या लेखन कला के बारे में। अगर लिपि और लेखन कला की बात की जाए तो लिपि और लेखन कला पर क्या प्रभाव पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेसोपोटामिया के निवासियों की तरह हड़प्पा निवासियों ने भी लेखन कला का विकास किया। यद्यपि इस कला के पहले नमूने 1853 में प्राप्त हुए थे, पर अभी तक विद्वान इसका अर्थ नहीं निकाल पाए हैं। कुछ विद्वानों ने तो इसे पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर का भी उपयोग किया है, पर वह भी असफल है। इस लिपि का द्राविड़ संस्कृत या सुमेर की भाषाओं
की भाषाओं से संबंध स्थापित करने के प्रयत्नों का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। हड़प्पा की लिपि को चित्रलिपि माना जाता है। इस लिपि में हर अक्षर एक ही चित्र के रूप में किसी ध्वनि, विचार या वस्तु के प्रतीक होता है। लगभग 400 ऐसे चित्र लेख देखने में आए हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अतः हम हड़प्पा संस्कृति के साहित्य के विचारों का शासन व्यवस्था के विषय में अधिक नहीं कह सकते हैं। पढ़ना व लिखना शायद एक वर्ग तक सीमित था। क्या था? पढ़ना लिखना जो है एक वर्ग तक, एक दायरे तक सीमित था। धार्मिक जीवन, हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में बात कर लेते। तो हड़प्पा के लोग एक ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिव की पूजा। तो यहाँ के जो शिव की पूजा मोहनजोदड़ो में एक मैके को एक मुहर प्राप्त हुई। जिस प्रकार अंकित देवता को मार्शल ने शिव का आदि रूप माना जाता है, आज हमारे धर्म में शिव का सर्वाधिक महत्व है। मातृ देवी की पूजा सैंधव संस्कृति से सर्वाधिक संख्या में नारी मृण मूर्तियां मिलने से मातृ देवी की पूजा का पता चलता है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में करते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मुहर के आधार पर मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा के बारे में बात करें तो मूर्ति पूजा, यहाँ पे मूर्ति पूजा भी होती थी। जैसे हड़प्पा संस्कृति के समय में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। हड़प्पा से कुछ लिंग आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार कुछ दक्षिण की मूर्तियों में धुएं के निशान बने हुए, जिसके आधार पर यहाँ मूर्ति पूजा का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल में प्रचलित हुई, जब पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। मतलब मूर्ति जो पूजा है वो गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी। क्योंकि वहाँ पर मंदिरों का निर्माण उस टाइम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है जल पूजा। जल पूजा की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के आधार पर जल पूजा होती थी। और सूर्य पूजा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक प्रतीकों से सूर्य भगवान की पूजा की जाने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूर्ति पूजा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जल पूजा के बारे में हमने बात की है। सूर्य पूजा के बारे में अब बात कर लेते हैं नाग पूजा के बारे में। तो नाग पूजा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो नाग पूजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोहरों नागों के अंकन के आधार पर मोहरों पर क्या हुआ, नाग के अंकन यानी नाग के जो साक्ष्य मिले थे, नाग के चित्र अंकित थे, जिसके कारण नागों की पूजा होने लगी थी। वृक्ष पर मोहरों पर कई तरह के वृक्षों जैसे पीपल, केला, नीम आदि का अंकन मिलता है। इसके कारण धार्मिक महत्व का पता चलता है और यहाँ पर वृक्षों की पूजा भी की जाती है। तो ये थी हमारे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उनके आर्थिक जीवन के बारे में हमने बात की और उन्होंने कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की थी या उनके जो आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हमने बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं पार्ट 6 में और आगे के बारे में पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।